नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डीएड स्पेशल एजुकेशन के पहला पेपर कॉमन पेपर जिसके अंतर्गत हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है विशेष शिक्षा का इतिहास, यानी विशेष शिक्षा का इतिहास कहाँ से लाया गया, स्पेशल एजुकेशन। तो चलिए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। 17वीं शताब्दी से पूर्व असाधारण व्यक्तियों की असाधारण बहुत ही क्रूरतापूर्वक थी। अवधारणा जो थी पहले 17वीं शताब्दी में वो बहुत ही क्रूरतापूर्वक थी। शरीर में आई कमी को भगवान का अभिशाप माना गया। पहले लोग क्या मानते थे, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या होती थी या कोई भी शरीर में किसी भी तरीके से कोई समस्या उत्पन्न होती थी या कोई दिक्कत व्यक्ति को होती थी, तो असाधारण व्यक्ति के विषय में यह धारणा थी कि इनके अंदर कमी इनके पूर्व जन्मों का परिणाम है, इसलिए इनके साथ किया गया व्यवहार अत्यंत क्रूरतापूर्वक था। इनका व्यवहार उनके संवेग कष्टों का कारण किसी प्रेत या राक्षस आदि को माना जाता था। धनी एवं शाही लोगों ने बौद्धिक अक्षमता या अक्षम व्यक्तियों को मूर्ख कहा और उन्हें मनोरंजन का साधन मात्र समझकर बंद रखा गया और उन्हें ये समझते थे कि ये मनोरंजन के साधन हैं। कुछ यूरोप के शहरों में तो बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को चिड़ियाघरों में जानवरों की तरह रखा जाता था और लोगों को मनोरंजन करके उसके बदले में पैसे भी लिए जाते थे। ग्रीक रोमन के शहरों में ऐसी संस्कृति पनपी कि अनचाहे बच्चों को मारना शुरू कर दिया गया था। यानी जब कभी भी किसी व्यक्ति के शरीर में, किसी बच्चे के शरीर में विकृति उत्पन्न होती थी तो उसे बच्चे को मार दिया जाता था, किसी पहाड़ या ऊंचाई से फेंक दिया करते थे। ज्ञान काल में क्या हुआ, ये बुरी धारणाएं उस काल तक चलती रही जिसे हम ज्ञान काल मानते हैं। इसी के मध्य में शारीरिक क्षमता की मूल नींव रखी गई। शारीरिक रूप से दोषी व्यक्ति को थोड़ा सम्मान दिया जाने लगा। उसके बाद 18वीं शताब्दी में लंदन में 70% जन्मे बच्चे 5 वर्ष की आयु के होकर मर गए, जिसमें शारीरिक अपंगता के कारण बच्चों की मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा थी। उसके बाद शीघ्रता से सही तरीके द्वारा श्रवण एवं दृष्टि विकलांग लोगों को, यानी जो श्रवण अक्षम व्यक्ति थे और जो दृष्टि अक्षम व्यक्ति थे, उनको पढ़ाने के लिए प्रयास शुरू होने लगे थे। अस्पतालों में विशेष वार्ड नेत्रहीन लोगों के लिए बनाए गए ताकि उनकी देखरेख, शिक्षा एवं पुनर्गठन किया जा सके, उनका पुनर्वास हो सके, उनको शिक्षा दी जा सके। 4वीं शताब्दी में रोमन की राजधानी पालासाटाइन में सेंट वेसल में दृष्टिहीन के लिए ऑफिस की नींव रखी गई। सर्वप्रथम नेशनल डेज क्वेंज विगेट्स ऑफिस की स्थापना पेरिस में 13वीं शताब्दी के मध्य लुई नौवे के द्वारा की गई। किसके द्वारा? लुई नौवे के द्वारा। सन 1651 में रोमन शासक डाइडमस जो था, जो एक नेत्रहीन दार्शनिक था, जिसे डिडमस भी लोग पढ़ते हैं, एवं सिद्धांतवादी थे। उन्होंने एक वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी ब्लैक लेटर अल्फाबेट बनाने की योजना बनाई। हर्षडाफिर ने दृष्टिहीन को मोम के टैबलेट्स के द्वारा लिखना सिखाने की योजना बना दी। उसके बाद चार्ल्स मिकेल ने 1755 में श्रवण अक्षम लोगों के लिए एक स्कूल खोला, जिसमें उन्होंने संप्रेषण के बारे में बताया और सिखाया। स्कॉटलैंड के थॉमस ब्रैडवुड एवं जर्मनी के सैमुअल हेनके के कार्य को श्रवण अक्षम के शिक्षण की मौखिक विधि
का नाम दिया। तो जो हम श्रवण अक्षम वाले व्यक्ति थे उनको जो सिखाने का जो तरीका था उसका नाम क्या दिया? ओरल मेथड टीचिंग नाम दिया। यूरोप में श्रवण अक्षम के लिए प्रथम विद्यालय जो खुला था वो 1870 में थॉमस के द्वारा खोला गया था। शिक्षा के इतिहास में ज्ञात होता है कि फ्रांस के शिक्षा शास्त्री जो वैलेंटीन हुएबे थे, उन्होंने पेरिस में 1784 में एक स्कूल की स्थापना की ताकि नेत्रहीन पढ़ने का प्रशिक्षण ले सकें। इस स्कूल के बहुत प्रसिद्ध छात्र थे जिनका नाम लुईस ब्रेल था। इन्होंने नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी तरकीब या इजाद बनाया जिसका प्रयोग दृष्टिहीनों के लिए विस्तृत रूप से आज भी किया जाता है। बाद में हुवे ने रूस एवं जर्मनी में कई स्कूलों की स्थापना की। आज यूरोप में बहुत से ऐसे देशों में इन स्कूलों की शुरुआत हो गई है, हो चुकी है या हो गई है। एक बहुत ही बुद्धिमान दार्शनिक था जिसका नाम जेफरसन था। इन्होंने अमेरिका में तथा जीन जैक ने रूस में एक नई नीति का विकास किया जिसमें हार्दिक और तौर पर मानव स्वतंत्रता एवं समानता की बात की गई थी। प्रजातांत्रिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें व्यक्ति के विकलांगता की चिकित्सा की जा सके। सबसे पहले यूरोप में चिकित्सक थे जिन्होंने असामान्य बच्चों के ऊपर अपने विचार लागू किए। इनमें 3 नाम थे। पहला था पिनेल, दूसरा इटार्ड, तीसरा सेग। ये 3 नाम थे। 19वीं सदी में के अंत में विशेष शिक्षा के लिए सृजनात्मक कार्य हुए। इस दौरान देश नागरिक युद्ध के कारण सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष कर रहा था। देश एक नए औद्योगिकरण की ओर अग्रसर था। 19वीं शताब्दी में वंश के आधार पर व्याख्या में रुचि ली गई जाने लगी। इस रुचि का माध्यम चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित मूल्यांकन से काफी बल मिला। इस दौरान इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि समाज की यह जिम्मेदारी है कि विकलांगों को संस्थागत सेवाएं प्रदान करे एवं जो समस्याएं एक समान है उन्हें दूर किया जाए। असाधारण जनसमूह के लिए सामाजिक धारणा नए नियमों में आ चुकी थी। यह प्रथम विश्व युद्ध का समय था। यहाँ याद रखने की योग्य बात है कि बिना विकलांगता के भी यहाँ बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए, जबकि 1876 में अमेरिका में करीब 5% बच्चे 5 से 17 वर्ष की आयु के विद्यालय में थे। दूसरी ओर गांव में योजना तथा यातायात के साधनों की कमी जैसी समस्याएं अपनी जगह हैं जो औद्योगिकरण के साथ बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि 6 वर्ष की आयु के बच्चे भी 10 से 14 घंटे मेहनत के कार्य में लगे हुए थे। सभी के लिए आवश्यक शिक्षा सभी राज्यों में 1918 में लागू हो गई थी। शिक्षा का प्रगति काल इस समय को माना गया था। इस शताब्दी को सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन एवं लोगों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यक्रम की योजना बनाई गई। इस दौरान मनोविज्ञान एवं शिक्षा के सिद्धांतों का विकास हुआ और सरकारी नीतियों के साथ साथ चिकित्सा, तकनीकी तथा अन्य क्षेत्रों में भी काफी कार्य हुआ। अनेक विषमताओं की दिशाओं को देखते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में काफी अध्ययन हुआ तथा दिमाग तथा सीखने के व्यवहार के संबंध में नए आविष्कारों के लिए रास्ता खुला। डर तथा अस्वीकृति की दशा में विकलांगों को समझना कैसे संभव है और इस प्रकार से मिर्गी, प्रमस्तीय पक्षाघात आदि अन्य बीमारियों में कैसे व्यक्तियों की समझ में परिवर्तन आ जाता और कैसे इसका उपचार किया जाता, यह पता लगाने का प्रयास किया गया। माँ एवं नवजात
शिशु की किस प्रकार से देखभाल की जाती है और कैसे उसे पोलियो जैसी घातक बीमारी से बचाया जाता है, इन सब का अध्ययन इस दौरान किया गया। तकनीकी विकास की मुख्य तकनीकी विकास भी मुख्य है। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने हेतु यातायात का होना भी आवश्यक है। अन्य उपकरण जैसे व्हीलचेयर, टेप रिकॉर्डर, श्रवण यंत्र आदि भी विशेष शिक्षा को तकनीकी विकास की देन है। उदाहरण के तौर पर सबसे अच्छा आविष्कार के रूप में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जाना जाता है, जिनके प्रयास से श्रवण दोष के क्षेत्र में 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया। फ्रांस के एक प्रोफेसर एल्फ्रेड विनेट या विने एवं अन्य शाइमन ने बुद्धि का प्रथम मानकीकरण 1905 में किया, जिसका परिचय 1908 में संघीय राज्यों में अपनाया गया। शिक्षा के सिद्धांतों एवं अभ्यास में 19वीं सदी के बीच में उन्नति हुई, जब व्यक्ति के मनोचिकित्सा, वाणी चिकित्सा एवं अन्य संबंधित आविष्कारों में फ्राइड तथा स्किनर के अध्ययनों को कक्षा में लागू किया गया। उपरोक्त माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता तो नहीं मिली, लेकिन वृद्धि की दिशा अवश्य दिखाई पड़ी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में दृष्टि और श्रवण अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए कारगर प्रणालियां तैयार की गई। 19वीं सदी के आरंभ में जड़मत और बौद्धिक अक्षम बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ सुव्यवस्थित प्रयत्न किए गए। अब हम उन बच्चों को बौद्धिक अक्षम, भावात्मक रूप से असंतुलित कहते हैं। यूरोप के चिकित्सकों जैसे इटार्ड, पिनेल, सेंगुइन और मोंटेसरी ने विकलांग बच्चों के इलाज करने व शिक्षा देने के व्यवस्थित प्रयत्न किए। उनकी शिक्षा की पद्धति मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से थी। इटार्ड ने 1775 से लेकर 1838 में बौद्धिक अक्षम बच्चों को सिखाने पढ़ाने की शुरुआत की। उन्होंने जंगल से विक्टर नामक जंगली बच्चे को लेकर धैर्य और व्यवस्थित शिक्षा से बच्चे में अद्भुत सुधार दिखाया। इटार्ड के शिष्य इटार्ड के जो शिष्य थे सेंगुइन, इन्होंने 1812 से 1880 में बौद्धिक अक्षम बच्चों को पढ़ाने में लोकप्रियता दिखाई। उनकी पुस्तक आइडियोसी एंड ट्रीटमेंट बाय द साइकोलॉजिकल मेथड 1866 में इटार्ड की शिक्षा प्रणाली का विस्तार से विवेचन किया गया और व्याख्या की गई। मैडम मॉन्टेसरी के काम का आधार भी यही पुस्तक है। इटली में मॉन्टेसरी पहली महिला थी जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में डिग्री ली थी। उन्होंने बौद्धिक अक्षम बच्चों की शिक्षा देने के रूप में प्रसिद्ध उन्होंने डिग्री पाई थी। इटार्ड और सेंगुइन दोनों ने गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में प्रयत्न किए। मॉन्टेसरी ने अपने काम के क्षेत्र को असहाय और मानसिक रूप से अविकसित बच्चों तक सीमित रखा। ज्ञानेंद्रियों द्वारा सिखाने के अतिरिक्त उन्होंने पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी कौशल पर विशेष ध्यान दिया। ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए उन्होंने विशेष उपकरणों का आविष्कार किया। इन आरंभिक अग्रणी व्यक्तियों की उपलब्धियों के बावजूद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में विशेष शिक्षा की गति धीमी पड़ गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकलांगों के उपचार के लिए लोगों में रुचि जगी। लोगों में यह भावना जोर पकड़ने लगी कि इन लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शिक्षा शास्त्री जैसे फ्रांसिस स्टार्स, बर्नर और हॉब्स ने विकलांग बच्चों के प्रशिक्षण के लिए नए तरीके विकसित किए। चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र तथा विशेष शिक्षा ने मिलकर पूरे तालमेल के साथ परंपरागत शिक्षा से अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था तैयार की। उन्होंने यह माना कि विशेष शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो शिशु को प्रेरणा देने से लेकर व्यक्ति को व्यवसाय में लग जाने तक चलती रहती है। अन्य सलाहकार समय समय पर सहायक होते हैं। पिछले 10 सालों में बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा में अनेक परिवर्तन हुए। आज
कल व्यक्तिगत शिक्षा और व्यवहार सुधार सिद्धांतों को लागू करने पर अधिक जोर दिया जाने लगा। दूसरा महत्वपूर्ण विकास उन बच्चों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है जिन्हें विकलांग होने का खतरा है। ऐसे बच्चों को शीघ्र शीघ्र अथवा जितना पहले हो सके सहायता दी जाए, जिससे विकलांगता को रोका जा सके और कम किया जा सके। उसके बाद अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।